चलिए दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की दुनिया में कुछ प्यारी प्यारी बातें करते हैं। जहां लास्ट सेशन में आपको छोड़ा था, वहीं से ही इस सेशन का आगाज करते हैं। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल मस्त हो, वेरी गुड। मस्ती के साथ पढ़ाई अच्छी चलनी चाहिए और उम्मीद आप लोग यार अच्छी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, कुछ वक्त लगेगा माहौल बनने में, लेकिन मैं जानता हूं आप भी अपने दिल से पूछकर देखिए, आप भी जानते हैं अच्छी पढ़ाई तो हो ही सकती है। कोई भी डिफिकल्टी क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई करना चाहेंगे तो यार ये तो किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप कर पाएंगे। उम्मीद है पिछले लेक्चर को आपने देखा होगा और होमवर्क क्वेश्चन को जरूर आपने ट्राई किया होगा। इनके स्ट्रक्चर्स आपको पता करने थे। इनके यार पॉलीमरिक स्ट्रक्चर मिलते हैं, पॉलीमरिक चेन मिलती है। BH2 के केस में एंडलेस चेन मिलती है। कैसी चेन होती है देखिए, BeH2 का स्ट्रक्चर ऐसा है, बनाना बॉन्डिंग मिलती है, ब्रिज बॉन्डिंग मिलती है, और इस प्रकार से देखिए एंडलेस पॉलीमरिक चेन मिल रही होगी। MgH2 का भी सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। यहां पर देखिए रूटाइल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे होंगे, जहां पर एक मैग्नीशियम 6 हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना यहां हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसका स्ट्रक्चर रूटाइल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा क्यूबिक फॉर्म में भी इसकी एग्जिस्टेंस होती है। ये तमाम बातें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में 12th क्लास में आप लोग जान रहे होंगे। फिलहाल इस स्ट्रक्चर को देख लो। यहां ब्रिज बॉन्डिंग मिलती है, बनाना बॉन्डिंग मिलती है। इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। ये बनाना बॉन्ड है, 3 सेंटर 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसे ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। ये ब्रिज बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग स्पेशल टाइप की जो बॉन्डिंग है, ये हम आगे चलकर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की दुनिया में जान रहे होंगे। लास्ट सेशन के होमवर्क क्वेश्चन को हमने जान लिया है, तो आज आगाज होगा रिड्यूसिंग नेचर से। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात तो अपने आप को ये समझा लो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने में कोई आपत्ति नहीं है। दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये जो इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, E0 वैल्यू से शानदार अंदाज में आप देख पाएंगे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि E0 वैल्यू से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर को कैसे E0 वैल्यू से आसानी के साथ प्रिडिक्ट किया जा सकता है, या आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानोगे, 12th क्लास में जानोगे। लेकिन इतना तो आप जान ही सकते हो, डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयोनाइजेशन एनर्जी साइज इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर यार आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी इनकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी, तो दूसरे किसी सब्सटेंस को, स्पीसीज को रिड्यूस करने की एबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ, ये ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने की जो एबिलिटी होगी, जो रिड्यूसिंग नेचर होगा, ये इंक्रीज कर रहा होगा। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। कहानी क्लियर है? इसके अलावा इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है, रिड्यूसिंग पावर इज लेस देन कोरस्पोंडिंग एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स से, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अपने आप को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी, दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करने की एबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होगे, तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से जो रिड्यूसिंग नेचर है, ये एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ मूव करने पर ये डिक्रीज हो रहा होगा। बोलिए, कहानी क्लियर है कि नहीं है? अगर ये कहानी आपको क्लियर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स का ऑर्डर भी आप देख लो। ये जो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, ये तो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, ये एम्फोटेरिक है। और आप इस तरफ मूव कर रहे होंगे, तो इनकी जो सोलिबिलिटी है, सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ये इंक्रीज होगी।
सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज होगी, जिस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। और आपको बता दूं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये इनसोल्यूबल है, दीज आर इनसोल्यूबल, ये इनसोल्यूबल हैं, और बाकी हाइड्रोक्साइड सोल्यूबल होते हैं। और डाउन द ग्रुप मूव करने पर कोरस्पॉन्डिंग मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है इनकी सोलिबिलिटी यार बढ़ रही होगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। ये बात भी आपने जान ली है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर ये बात भी आपने जान ली तो अब हम बात कर रहे होंगे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स से रिलेटेड काफी सारी प्यारी प्यारी बातें हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स के केस में कर ली थी। अब हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के केस में कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, all these metal carbonates MCO3 are insoluble in a neutral medium। पानी में इनके जो कार्बोनेट होंगे ये इनसोल्यूबल होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट सोल्यूबल इन एसिड, एसिड में सोल्यूबल होंगे। हाँ, एसिड इसको डिकम्पोज करवा देगा, एंड ऑल्सो डिकम्पोज ऑन हीटिंग, अनस्टेबल होंगे, हीट करने पर डिकम्पोज भी हो जाएंगे। थर्मली अनस्टेबल होंगे, जी हाँ बिल्कुल सही सुना है, हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्ट्रोंटियम, बेरियम, बेरियम, ये किस प्रकार के कार्बोनेट बनाएंगे? MCO3 टाइप के कार्बोनेट बनाएंगे, बिल्कुल सही सुना आपने, MCO3 टाइप के कार्बोनेट बनाएंगे। ये बनाएगा BeCO3, ये बनाएगा MgCO3, ये बनाएगा CaCO3, SrCO3, BaCO3, इस प्रकार के इनके कार्बोनेट होंगे। डाउन द ग्रुप मूव करने पर, डाउन द ग्रुप मूव करने पर इस प्रकार से मेटल आयन एंड कार्बोनेट आयन के साइज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस ये डिक्रीज हो रहा होगा। कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस नीचे जाएंगे तो डिक्रीज हो रहा होगा। कैटायन का साइज इंक्रीज करता है, हाँ, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से कैटायन का साइज इंक्रीज कर रहा होगा। और एनायन तो है ही बड़ा, हाँ, कार्बोनेट आयन है, बड़ा एनायन है, तो बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन होगा, हाँ, ये वाला केस है। तो ऐसे केस में डिफरेंस कम होगा। जब भी यार कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम हो तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी? स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही होगी। मतलब डाउन द ग्रुप मूव करने पर इस प्रकार से इनके कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी, ये साइज का डिफरेंस कम मिलने से ज्यादा मिल रही होगी। स्टेबिलिटी क्या मिल रही होगी? ज्यादा मिलेगी। वो बात अलग है, ये सभी कार्बोनेट हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएंगे, वो बात अलग है। हाँ, हीट करेंगे तो CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी, ये डिकम्पोज कर जाएंगे। ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? इसके अलावा एसिड डालने पर आप अगर MCO3 में HCl डाल दोगे तो भी डिकम्पोज कर रहा होगा, तो भी डिकम्पोज कर रहा होगा। हाँ, कोई भी कार्बोनेट है डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों डिकम्पोज हो जाएगा? ध्यान से देखिए, हमारे पास M2+ CO3 2-, ये आयन से कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये मेटल कार्बोनेट है। और यहां हमारे पास Cl- H+, ये आयन से कंबाइंड फॉर्म में है। अब देखिए H+ CO3 2- के साथ कंबाइन हो सकता है, क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, H2CO3 बनेगा। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाएगा H2O में और CO2 में, डिकम्पोज हो जाएगा H2 में और CO2 में। Mg2+ Cl- ये कंबाइन हो, क्या बनेगा? साथ में MgCl2 बनेगा। तो आप मुझे बता दो HCl के साथ रिएक्ट होने पर क्या डिकम्पोज हो? हाँ, बिल्कुल डिकम्पोज हुआ, साफ साफ देखने को मिल रहा है। M2+ Cl- MCl2 बन गया। और यहां देखना
यहां CO3 2 माइनस H प्लस, H2CO3 अनस्टेबल है, टूट जाएगा H2 और CO2 में। ये M अगर मैग्नीशियम हो तो MgCl2 बनेगा, कैल्शियम हो तो CaCl2 बनेगा, स्ट्रोंटियम हो तो SrCl2 बनेगा, बेरियम हो तो BaCl2 बनेगा। तो जनरलाइज्ड केस की हमने बात की है, तो यहां पर हम लिखेंगे MCl2। बेरिलियम हो तो BaCl2 बनेगा, कैल्शियम हो तो CaCl2 बनेगा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है इसमें डाउट। आगे देखिए, इन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से रिलेटेड खूब सारी और बातें भी यहां की गई है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल और साइज ऑफ मेटल एटम। हाँ, नीचे जाएंगे, मेटल एटम का साइज इंक्रीज कर रहा होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे होंगे, मतलब डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ये डिक्रीज हो रहा होगा। यानी हम बोल सकते हैं यार, स्टेबिलिटी जो है ये इंक्रीज हो रही होगी। हाँ, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए यहां थर्ड पॉइंट देखिए, बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। जैसे लिथियम बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रुप 2 मेंबर्स के भी बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। इनके डाइवेलेंट आयन जो हैं ये छोटे होते हैं, जैसे लिथियम प्लस एक छोटा आयन है, ये काफी बड़े एनायन के साथ सॉलिड स्टेट में नहीं रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये छोटे आयन भी बाइकार्बोनेट जितने बड़े एनायन के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, और सॉलिड स्टेट में ग्रुप 2 मेंबर्स के बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। लेकिन पानी डालने पर सॉल्यूशन में बात की जाए, इन एक्वस सॉल्यूशन दे कैन एग्जिस्ट। हाँ, पानी की इंटरेक्शन स्टेबलाइज कर सकती है डाइवेलेंट आयन को बड़े एनायन के साथ, ठीक है। तो ऐसे केस में बड़ा एनायन भी स्टेबल रह पाएगा, डाइवेलेंट आयन इस एनायन को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि पानी की जो इंटरेक्शन है इन दोनों को स्टेबलाइज कर रही होंगी। तो हम बोल सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में यार बाइकार्बोनेट ग्रुप 2 का एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, कोई टेंशन नहीं है। ऑन हीटिंग their solution bicarbonate on heating, their solutions of bicarbonate, बिल्कुल सही सुना आपने, डिकम्पोज टू लिबरेट CO2। इनकी जो सॉल्यूशन है यहां से बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा होगा। ऑन हीटिंग सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट की जो सॉल्यूशन है दे डिकम्पोज टू लिबरेट CO2। हाँ, ये बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो रहे होंगे। किस प्रकार से डिकम्पोज हो रहे होंगे? देखिए, बाइकार्बोनेट को हीट किया, कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस यूल होगी, बैलेंस करने के लिए हमें H2 भी लिखना होगा। तो हमने ये भी देख लिया यार, बाइकार्बोनेट ग्रुप 2 मेंबर्स के किस प्रकार से शानदार अंदाज में डिकम्पोज कर रहे होंगे। और सोलिबिलिटी की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रुप 1 मेंबर्स के केस में कार्बोनेट सल्फेट की सोलिबिलिटी का ट्रेंड वैसा ही मिल रहा था जैसा उनकी स्टेबिलिटी का मिल रहा था। लेकिन ग्रुप 2 मेंबर्स के केस में ऐसा नहीं होगा। डाउन द ग्रुप मूव करने पर सोलिबिलिटी जो है ये डिक्रीज कर रही होगी, सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी। देखिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही होगी। ये डिपेंडेंट होगी, ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन हाइड्रेशन एनर्जी और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। बेरिलियम 2+ का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Ba2+, जिसकी वजह से ये जो BaCO3 है, BeCO3 है, ये जो BeCO3 है, इसकी सोलिबिलिटी इससे कंपेयर की जाए तो ज्यादा मिलती है। इसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी बेरिलियम 2+ के हाइड्रेशन के दौरान इवोल्व होने की वजह से कि यार इसके कंपैरिजन में ज्यादा सोल्यूबल होगा। हाँ, वैसे तो सारे इनसोल्यूबल है, बट फिर भी इनकी सोलिबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा मिलती है। इनसोल्यूबल सारे ही हैं, फिर भी कोई कम कोई ज्यादा, अरे हल्का फुल्का कुछ तो डिफरेंस होगा ना, उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। इसकी ज्यादा हाइड्रेशन की वजह से इसके कंपैरिजन में इसकी सोलिबिलिटी क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। तो हाइड्रेशन पर यहां पर सोलिबिलिटी डिपेंड कर रही होगी, मैं ये कहना चाहता हूं। तो चलें फिर आगे।
कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें, बेरिलियम 2+ की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से ये कैपेबल होता है कॉम्प्लेक्स बनाने में। बेरिलियम 2+ ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉलर साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, बेरिलियम 2+ ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर चार्ज डेंसिटी फॉर्म्स मैनी कॉम्प्लेक्सेस, ये काफी सारे कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, सच एज BF3-, BF4-2-, बेरिलियम काफी सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लोरोफिल के अंदर भी मैग्नीशियम होता है, देख लो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें तो क्लोरोफिल जिसमें मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 2+ मिलता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन प्लांट्स से क्लोरोफिल, इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनाकर रहता है दैट इज मैग्नीशियम 2+, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मूव करने पर ये टेंडेंसी डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, छोटे आयन ज्यादा अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे बड़े आयन के कंपैरिजन में, चार्ज डेंसिटी छोटे आयन पर ज्यादा मिल रही होगी, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज कर रही होगी। Reaction with acid, alkaline earth metals react with acid to liberate H2 gas with the formation of MCl2, with formation of MCl2. Alkaline earth metals react with acids to form salt and liberating dihydrogen gas. लिख लो, alkaline earth metals react with acids to form salt, liberating dihydrogen gas. सोल्ट लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन गैस, इस प्रकार से सोल्ट बनेगा, H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम्स, मरकरी के साथ कंबाइन हो जाएंगे, लिख लो इस बात को भी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गेट डिजोल्ड इन मरकरी, मरकरी में डिजोल्व हो जाएंगे टू फॉर्म अमलगम, हाँ इस प्रकार से MHG बना लेंगे, MHG बना लेंगे विद इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट के इवोल्यूशन के साथ, इवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ ये मरकरी के साथ यार कंबाइन हो जाएंगे। एंड अमलगमेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज हुई तो अमलगमेशन क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, नोट कर लो इस बात को, अमलगमेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, मरकरी के साथ भी ये कंबाइन हो जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट की बात करेंगे, दे फॉर्म MSO4 टाइप सल्फेट, फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट की बात करेंगे, ये MSO4 टाइप का सल्फेट बनाते हैं, दे फॉर्म MSO4 टाइप सल्फेट, MSO4 टाइप के सल्फेट बनाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे कार्बोनेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है वैसी स्टेबिलिटी सल्फेट की भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, बट सोलिबिलिटी डिक्रीजेस, बट सोलिबिलिटी डिक्रीज, जैसे वहां सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है वैसे यहां भी सोलिबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी। और लिख लो BSO4 एंड MgSO4 आर रेडली सोल्यूबल, ये पानी में काफी खतरनाक तरीके से सोल्यूबल होते हैं, कौन, बेरिलियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, लेकिन कैल्शियम से लेकर बेरियम तक सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है। BSO4 एंड MgSO4 आर रेडली सोल्यूबल, ये ज्यादा सोल्यूबल है, बट सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम CSO4 टू BSO4, लेकिन CSO4 से BSO4 सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है, और इस प्रकार से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करती है जो BSO4 इट इज इनसोल्यूबल, जो BSO4 है ये इनसोल्यूबल है, मतलब सारे सल्फेट इनके इनसोल्यूबल नहीं है, कार्बोनेट तो सारे इनसोल्यूबल थे, सल्फेट सारे इनसोल्यूबल नहीं है, बेरिलियम मैग्नीशियम सल्फेट तो काफी ज्यादा सोल्यूबल है। और यहां पर भी देखना यार बोल रखा है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ये ज्यादा डोमिनेंट है, सोल्युबिलिटी का ऐसा ट्रेंड क्यों मिलता है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर सोल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों मिलती है, क्योंकि हाइड्रेशन यहाँ डोमिनेंट फैक्टर है, लिखा हुआ है यहाँ पर हाइड्रेशन डोमिनेंट फैक्टर है, हाइड्रेशन की वजह से ऐसा हुआ है, जो कि मैं कार्बोनेट के अंदर बता चुका हूं ऑलरेडी, जो कि मैंने आपको कार्बोनेट के अंदर बता दिया है। किसी सल्फेट को कार्बन डालकर गर्म करेंगे तो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी सल्फेट को कार्बन डालकर गर्म करेंगे तो सल्फाइड बन जाएगा, CO2 गैस बन जाती है साथ में, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बना लेता है, किसी सल्फेट को कार्बन डालकर गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फाइड बन जाएगा और CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। तो ये क्लियर हुआ आपको। M2 प्लस S2 माइनस, ग्रुप 2 का जो डाइवेलेंट आयन है ये S2 माइनस के साथ कंबाइन होगा तो सल्फाइड MS टाइप का बनाएगा,
किस टाइप का सल्फाइड बनाएगा? MS टाइप का सल्फाइड बनाएगा, नोट कर लो। इसके बाद हम बात कर रहे होंगे नाइट्रेट्स की। किसकी बात कर रहे होंगे? नाइट्रेट्स की। ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स विद इवोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन O2। नाइट्रेट्स इनके अनस्टेबल होते हैं, गर्म करने पर डिकम्पोज हो रहे होंगे और उसी प्रकार से डिकम्पोज हो रहे होंगे जिस प्रकार से लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ था, तहस नहस हो गया था। बाकी के नाइट्रेट उतना अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए थे जितना अच्छे से लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ था। लिथियम का जो नाइट्रेट है ये ऑक्साइड बनाएगा, NO2 गैस इवोल होगी, O2 गैस इवोल होगी। याद है कि नहीं है? लेकिन सोडियम पोटासियम के नाइट्रेट के केस में ऐसा नहीं हुआ था, केवल O2 गैस ही इवोल हो पाई थी। हल्की फुल्की यादें आपके पास जरूर होंगी। सिमिलर मैनर में ग्रुप 2 मेंबर्स के नाइट्रेट भी जैसे लिथियम का नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ था डिकम्पोज होंगे। डाइवेलेंट आयन है, M2+ है, तो O2- के साथ MO टाइप का ऑक्साइड मिलेगा, NO2 गैस इवोल होगी, O2 गैस इवोल होगी। जो NO2 है इसका ब्राउन कलर होता, आप जानते हैं ब्राउन कलर होता है, बता चुका हूं आपको। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरा मैग्नेटिक भी होता है, ये पैरा मैग्नेटिक भी होता है। इट ऑल्सो अंडरगो डाइमराइजेशन, इट ऑल्सो अंडरगोज डाइमराइजेशन। NO2 दूसरे NO2 के साथ कंबाइन होकर N2O4 बनाता है। ये स्टेबल है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है और कलरलेस है। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए, ज्यादा एक्सटेंट में स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये इस प्रकार से कूल करने पर डाइमराइजेशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? कूल करने पर डाइमराइजेशन कर रहा होगा और हीट करने पर N2O4 डिकम्पोज कर रहा होगा। ऑन कूलिंग N2O4 बनेगा और ऑन हीटिंग NO2 बन जाएगा। ये कहानी क्लियर होगी। अब हम कुछ फ्लो चार्ट को देखने वाले हैं, कुछ इंपोर्टेंट फ्लो चार्ट को देखने वाले हैं, रिएक्शंस को जानने वाले हैं, ताकि कम टाइम में चैप्टर रिवाइज करना हो तो आसानी के साथ चैप्टर रिवाइज हो पाए। कुछ रिएक्शन चार्ट्स हमारे पास होंगे, रिवीजन के टाइम काफी मदद कर रहे होंगे। यहां देखो, मैग्नीशियम से एक कार्यक्रम स्टार्ट करना है। आप ही मुझे बताएंगे कि N2 के साथ रिएक्शन करेंगे मैग्नीशियम की तो क्या होगा। ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं और रिएक्शन चार्ट्स हैं जो कि रिवीजन में मदद कर रहे होंगे। मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, ग्रुप 2 का कोई मेंबर उठा लो भाई, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होगा गर्म करने पर और नाइट्राइड बनाएगा। डाइवेलेंट है और नाइट्राइड में नाइट्रोजन पर 3- चार्ज मिलता है, तो नाइट्राइड ऑफ द टाइप कैसा बनेगा? Mg3N2 बनेगा। आई होप इसमें किसी प्रकार का आपको कोई डाउट नहीं होगा। पानी डालेंगे तो क्या होगा? बेरिलियम ही एक ऐसा मेंबर है जो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होगा, मैग्नीशियम तो पानी के साथ रिएक्ट हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर के साथ मैग्नीशियम तो रिएक्ट हो जाएगा। अगर काफी ज्यादा गर्म कर रखा है तो MgO बनेगा और फिर ठंडा करके पानी में नहला देंगे तो MgOH ट्वाइस बन जाएगा। कौन सी गैस इवोल्व हुई होगी? H2 गैस इवोल्व हुई होगी। याद है आपको? इस तरफ देखिए, Cl2 के साथ अगर रिएक्शन करवा दी जाए तो Mg2+, हाँ डाइवेलेंट आयन बनेगा कंबाइंड फॉर्म में, Cl- इलेक्ट्रॉन पाकर क्लोरीन गैस Cl- बनाएगी। इस प्रकार से देखना MgCl2 बन रहा होगा। कोई टेंशन इसमें? कोई भी एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है ना, कोई भी एल्काइल हैलाइड RX अगर मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो मैग्नीशियम देखिए यहां जाएगा और क्या बन जाएगा? इससे RMgX बन जाएगा। याद कर लो इसको, RMgX बन जाएगा Mg2+ X- R-, ठीक है। इस प्रकार से होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 मिल रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिल रहा होगा? +2 मिल रहा होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। डाइवेलेंट आयन है तो यही तो काम करेगा। इस फेमस रिएजेंट का नाम होता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा होगा। क्या O2 के साथ रिएक्ट हो जाएगा? हाँ, गर्म करने पर ऑक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड नहीं बनाएगा। साइज छोटा है, क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा, पेरोक्साइड नहीं बनाएगा, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। ये जो इसका ऑक्साइड है, ये जो इसका हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक है। ऑक्साइड बेसिक है, हाइड्रोक्साइड बेसिक है। अगर ये बेसिक हैं तो एसिड डालने पर बोलो डिजोल्व हो जाएंगे, एसिड डालने पर डिजोल्व हो जाएंगे। देखो H+ डालेंगे तो O2 माइनस H+ के साथ क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। और OH माइनस H+ के साथ क्या बनाएगा? H2 बनाएगा, H2 बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड में H+ डालोगे तो मैग्नीशियम 2+ आयंस मिलेंगे और पानी मिल रहा होगा साथ में। इन मैग्नीशियम 2+ आयंस को अगर कहीं कार्बोनेट से ट्रीट कर दिया जाए, आप जानते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, ग्रुप 2 मेंबर का कोई भी कार्बोनेट उठा लो आप, दैट इज इनसोल्युबल, मतलब प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। मैग्नीशियम 2+ आयंस की CO3 2- आयंस के लिए एफिनिटी होती है, एक दूसरे के लिए एफिनिटी रखते हैं, कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। और इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। आप जानते हैं इसमें HCl डाल देंगे तो क्या होगा? आज के लेक्चर में बताया मैंने, HCl डाल देंगे क्या होगा? MgCl2 बनेगा और H2CO3 बनेगा। ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज हो जाएगा H2 में और CO2 में। अरे वाह, मजा आ गया। इतनी सारी रिएक्शन देखना मैग्नीशियम की हमने एक साथ देख ली, इतनी सारी रिएक्शन कैल्शियम की भी देख लो, एक साथ कैल्शियम की भी काफी सारी रिएक्शन देख लो, मजा आ जाएगा। यहां बैठा है कैल्शियम, कौन बैठा है यहां पर? कैल्शियम बैठा है। कैल्शियम की रिएक्शन N2 के साथ करवा देंगे तो वैसा ही उसी टाइप का नाइट्राइड बनेगा जिस टाइप का नाइट्राइड मैग्नीशियम के केस में बना था। मैग्नीशियम के केस में Mg3N2 बना था, यहां देखिए कैल्शियम के केस में क्या बनेगा? Ca3N2 बनेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट? ये क्लियर है। पानी डालेंगे, वहां MgOH ट्वाइस बना था, यहां पानी डालेंगे क्या बनेगा? CaOH ट्वाइस बनेगा और साथ में H2 गैस जरूर इवोल्व हुई होगी। बोलो, ये वाली कहानी क्लियर है कि नहीं है? Cl2 डालेंगे, वहां क्या बना था? MgCl2 बना था, यहां क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा। ये भी सिंपल है। O2 डालेंगे, वहां क्या बना था? MgO, यहां क्या बनेगा? CaO। ठीक है, और यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है, CaO में ध्यान से सुनना, CaO में कार्बन डाल देंगे, CaC2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और कार्बन डालकर गर्म किया होगा तो CaC2 तो बनेगा, साथ में यार कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवोल्व हुई होगी। कार्बन का क्या हुआ और कार्बन का क्या हुआ? और ऑक्सीजन के साथ ही कार्बन क्या कर रहा होगा? और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO बना रहा होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगी? CO गैस बन रही होगी। ये कैल्शियम कार्बाइड एक फेमस कंपाउंड है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। राइपनिंग ऑफ बनाना, राइपनिंग ऑफ मैंगो, है ना, एक पाउडर लगाया होता है बनाना मैंगो के ऊपर, है ना, घर वाले भी बोलते हैं धोकर खाना चाहिए। दैट केमिकल सब्सटेंस इज CaC2, जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, याद रखेंगे आप लोग इसको। N2 के साथ इस कैल्शियम कार्बाइड को ट्रीट कर दिया जाए तो कैल्शियम साइनामाइड बन जाएगा। ये कैल्शियम साइनामाइड है, कैल्शियम साइनामाइड है। इट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, और इसको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। यूज्ड इन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। हाँ, फर्टिलाइजर बनाया जाता है इसका। पानी डालेंगे क्या होगा? पानी डालेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा और अमोनिया गैस इवोल्व होगी। पानी डालेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया गैस इवोल्व होगी। ठीक है, अभी आप देख ही चुके थे
इसमें पानी डालेंगे तो CaOH ट्वाइस बनेगा। CaO में, इस बेसिक ऑक्साइड में भी पानी डालोगे तब भी CaOH ट्वाइस बन रहा होगा। CaO जो कि O2 के साथ ट्रीट करने पर बना, इसमें पानी डालेंगे तो इससे भी CaOH ट्वाइस बनेगा। ये देखिए हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिक है, ऑक्साइड भी इसका बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। इससे CO2 गैस पास करने पर, ये बेसिक है और CO2 गैस एसिडिक है, ये बेसिक है, CO2 गैस एसिडिक है, आपस में रिएक्ट होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। बेसिक तो वो भी है, इससे भी आप CO2 गैस पास करेंगे, इससे भी आप CO2 गैस पास करेंगे तो CaCO3 बनेगा। CaO से CO2 गैस पास कर लो या फिर CaOH ट्वाइस से आप CO2 गैस पास कर लो, दोनों ही केसेस में कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। इससे CO2 पास कर लो या इससे CO2 पास कर लो, क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl इस्तेमाल मिलाया जाए, HCl इस्तेमाल मिलाया जाए, बताओ क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ HCl इस्तेमाल मिलाया जाए, आप जानते हैं कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा एसिड के साथ ट्रीट करने पर, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है। CaCl2 बनेगा और H2CO3 बना होगा, और H2CO3 अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाएगा H2 में और CO2 में। अरे वाह! आप जानते हो CO2 गैस को एक्सेस अमाउंट में पास करने पर क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास कर दी जाए तो मिल्कीनेस डिसअपीयर्स, याद है आपको? इसकी वजह से जो टर्बिडिटी आई होगी, जो गाढ़ापन हुआ होगा, ज्यादा CO2 पास करने से ज्यादा, देखिए कार्बन वाले आयन कंबाइन होना चाहेंगे, बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन होना चाहेंगे। बाइकार्बोनेट आयन सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, जो इसकी फॉर्मेशन की वजह से टर्बिडिटी आई होगी, ज्यादा CO2 पास करने से जो गाढ़ापन है, सॉल्यूशन की जो सफेदी है, ये कम होने लग जाएगी। गाढ़ापन, सफेद जो सॉल्यूशन है, ये ऐसा लगेगा मानो कंज्यूम होना स्टार्ट हो गया है। हाँ, ये बाइकार्बोनेट में तब्दील होना स्टार्ट हो गया है। एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करने पर कार्बोनेट किसमें तब्दील हो जाएगा? बाइकार्बोनेट में। अरे बात समझ आ गई? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें अगर आप एसिड डालोगे तो कौन से आयंस मिलेंगे? अरे बोलो कौन से आयन मिलेंगे? कैल्शियम 2+। और कैल्शियम 2+ आयंस को अगर CO3 2- आयंस के साथ ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? कार्बोनेट तो इनसोल्युबल होते हैं, एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखते हैं, कंबाइन हो जाएंगे, और फिर से आपको क्या मिल जाएगा? जो कार्बोनेट आपने पहले देखा, 5 कार्बोनेट देखिए बन जाएगा। मतलब यहां से हम यहां तक पहुंचने की बात कर रहे हैं जब कैल्शियम 2+ को CO3 2- के साथ क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। इसमें कोई डाउट? अब देखिए कैल्शियम नाइट्राइड जो बनाया ना यार, इस कैल्शियम नाइट्राइड को अगर HCl से ट्रीट कर दिया जाए तो क्या होगा? जो कैल्शियम नाइट्राइड बना है, इसको H2O से ट्रीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा? HCl से ट्रीट कर दिया जाए तो देखना Cl- Ca2+, CaCl2 बन रहा होगा, कोई डाउट? N3- और H+, कौन सी गैस इवोल्व होगी? अमोनिया गैस इवोल्व होगी। या देखिए Ca2+ और पानी का OH- आयन कंबाइन हो जाए, CaOH ट्वाइस बन जाएगा, और पानी का H+ और यहां से N3-, पानी का H+, यहां से N3-, यहां से अमोनिया गैस इवोल्व हो जाएगी। यहां से N3-, पानी का H+, कौन सी गैस इवोल्व हो जाएगी? अमोनिया गैस इवोल्व हो जाएगी। आई होप कैल्शियम के लिए भी आपने इस पूरे फ्लो चार्ट को देख लिया होगा। ऐसा ही फ्लो चार्ट बेरियम के लिए भी है, ऐसा ही फ्लो चार्ट बेरियम के लिए भी है हमारे सिलेबस में। ध्यान से देखो, बेरियम की रिएक्शन अगर यार N2 के साथ करवा देंगे तो बेरियम का नाइट्राइड ये बन जाएगा। जैसा नाइट्राइड कैल्शियम का बना था, मैग्नीशियम का बना था, वैसा ही नाइट्राइड बेरियम का भी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, जैसे मैग्नीशियम ने रिएक्शन की, कैल्शियम ने की, वैसे बेरियम भी रिएक्शन कर रहा होगा। वहां देखिए आपने देखा होगा CaCl2 बना, MgCl2 बना, यहां देखिए BaCl2 बन रहा होगा। पानी के साथ रिएक्शन करने पर जैसे CaOH ट्वाइस की फॉर्मेशन हुई, MgOH ट्वाइस की फॉर्मेशन हुई, सिमिलर मैनर में BaOH ट्वाइस की फॉर्मेशन भी हो रही होगी। सिमिलर मैनर में BaOH ट्वाइस की फॉर्मेशन भी हो रही होगी। O2 के साथ ट्रीट करने पर जैसे आपने देखा CaO बना, MgO बना, उसी प्रकार से पहले
BaO बनेगा। पहले क्या बनेगा? BaO बनेगा। क्या इससे आगे भी रिएक्शन हो सकती है? हाँ, अगर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए, ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में हो, ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिल जाए, बेरियम का साइज बड़ा होता है, बेरियम का पेरोक्साइड बन सकता है। ज्यादा O कंबाइन होने से बेरियम का पेरोक्साइड बन सकता है। बेरियम और स्ट्रोंटियम, ये जो बड़े आयन होंगे Ba2+ Sr2+, ठीक है ना, ये क्या बनाएंगे? ये पेरोक्साइड बनाएंगे, बाकी मेंबर ऑक्साइड बनाएंगे। इस बात को नोट कर लो। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की लार्ज क्वांटिटी मिलने पर यहां पर BaO2 बन जाएगा। इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। बता चुका हूं पहले ही थ्योरी में, पिछले लेक्चर में ही बताया मैंने। O2 के साथ रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि जब O2 के साथ रिएक्शन होगी तो किस प्रकार से पेरोक्साइड बनेगा, किस प्रकार से ऑक्साइड बनेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के केस में हमने ऑक्साइड बनाया, बेरियम और स्ट्रोंटियम के केस में हमने पेरोक्साइड बनाया। सुपर ऑक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं होगी। ऑक्साइड बेसिक होता है, फिर जान लो, ऑक्साइड बेसिक होता है। हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है। CO2 के साथ ट्रीट करने पर CO2 एसिडिक है, ये एसिडिक है। नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक है, ये इसके साथ रिएक्ट हो रहा होगा, BaCO3 बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? BaCO3 बन रहा होगा। हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे CO2 की, ये बेसिक ये एसिडिक, यहां पर भी BaCO3 बन रहा होगा। ऑक्साइड की रिएक्शन करवा लो या हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा लो, क्या बनेगा? BaCO3 बनेगा। ठीक है, इसमें पानी डालोगे, इस बेसिक ऑक्साइड में पानी डालोगे तो आप जानते हैं O2- आयंस तो यार पानी के H+ आयंस के साथ रिएक्ट होंगे। क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? OH- बनेगा। ज्यादा H+ डाल दोगे, ज्यादा H+ डाल दोगे O2- में तो H2 बन जाएगा। या तुमने पानी के कम ही H+ डाले होंगे तो जो ऑक्साइड हैं किसमें तब्दील हो गए होंगे? हाइड्रोक्साइड आयंस में तब्दील हो गए होंगे। मतलब Ba2+ और OH- BaOH ट्वाइस। ऑक्साइड से क्या मिल जाएगा? पानी डालने पर हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। इस हाइड्रोक्साइड में फर्दर आप एसिड डालो, क्या होगा? फर्दर आप एसिड डालो, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये बेस है, ये एसिड है, H+ OH- के साथ रिएक्ट होगा तो कौन से आयंस मिलेंगे? OH-। H+ पानी बनाएंगे तो कौन से आयन मिल पाएंगे आपको? कौन से आयन रिएक्ट नहीं हुए? Ba2+। तो यहां पर हमें Ba2+ आयंस मिल रहे होंगे। अरे बात समझ आ गई ना? ये जो H+ आयंस हैं, ये H+ आयंस OH- आयंस के साथ रिएक्ट होंगे तो पानी बनेगा। तो कौन से आयन बचे रहेंगे? Ba2+ आयंस बचे रहेंगे, ये मिल जाएंगे। इनमें अगर सल्फेट डाल दोगे तो BaSO4 मिल जाएगा। इनमें कार्बोनेट डाल दोगे तो BaCO3 मिल जाएगा। सल्फेट भी इसका इनसोल्यूबल है और कार्बोनेट भी इसका क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। इसलिए सल्फेट आयन के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा, कार्बोनेट आयन के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा, ये भी आपको दिया गया है। एक और फ्लो चार्ट देख लो। अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास, पहले तो इसका नाम बताओ, क्या नाम है? सी-डाउ प्रोसेस है। इस प्रोसेस को सी-डाउ प्रोसेस बोलते हैं। ये किसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है? सी-डाउ प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम। This process is used for extraction of लिखिए, extraction of magnesium from sea water। समुद्री पानी से मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने का यह शानदार तरीका है। इस मेथड में मैग्नीशियम 2+ आयंस को स्लेक्ड लाइम से ट्रीट किया जाएगा। ये स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम से OH- आयंस मिलेंगे। ये OH- आयंस Mg2+ को प्रेसिपिटेट कर रहे होंगे। पानी में सोल्यूबल नहीं है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कुछ इंप्यूरिटीज इस प्रकार से इसको प्रेसिपिटेट करने से, इसके बाद इसको अलग करने से दूर हो पाएंगी। कुछ इंप्यूरिटी इससे अलग हो पाएंगी। तो हम आगे क्या करेंगे? जो MgOH ट्वाइस सॉलिड बना है, Mg2+ आयंस को स्लेक्ड लाइम से ट्रीट करने के बाद इसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद इसको HCl से ट्रीट कर रहे होंगे। HCl से ट्रीट करने पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, MgCl2 बन जाएगा। हाँ, Mg2+ Cl- क्या बनेगा? MgCl2 बन जाएगा। और यहां से OH-, यहां से H+, इन्होंने क्या बनाया होगा? इन्होंने पानी बनाया होगा। तो इस प्रकार से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, Mg2+ एंड वाटर हमें मिल रहा होगा। यहां से मिलने वाले Mg2+ आयंस को, Cl- आयंस को एक सेपरेट कंटेनर में ले जाएंगे, जहां क्या किया जाएगा? जहां
स्ट्रोंगली हीट करेंगे, स्ट्रोंगली क्या करेंगे, हीट करेंगे। स्ट्रोंगली हीट करने पर इवेपोरेशन प्रोसेस होगी, जो इंप्यूरिटीज हैं जितने अलग हो सकती हैं मैक्सिमम ये यहां से अलग हो जाएंगी, और हमें क्या मिल जाएगा, MgCl2 सॉलिड मिल जाएगा। हीट करने पर MgCl2 सॉलिड मिल जाएगा। और हीट करने पर इसको मोल्टन फॉर्म में ले जाया जाएगा, और हीट करने पर इसको कौन सी फॉर्म में ले जाया जाएगा, मोल्टन फॉर्म में। फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट और इलेक्ट्रिसिटी। इससे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, एनोड कैथोड को इस्तेमाल में लाया जाएगा, कैथोड पर रिडक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। रिडक्शन की वजह से Mg सॉलिड बनेगा। हाँ, हाई टेम्परेचर है तो होगा लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये ठंडा होने पर किस फॉर्म में मिल जाएगा, Mg सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। गर्म है तो लिक्विड है, लेकिन ठंडा होने पर ये सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई होकर हमें मिल जाएगा। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी तो कौन सी गैस इवोल्व होगी, Cl2 गैस। इवोल्व हुई Cl2 गैस को वेस्ट नहीं जाने देंगे, वेस्टेज इसकी नहीं होने देंगे, इसको पानी से ट्रीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पर, इससे HCl बन जाएगा और O2 गैस यहां से इवोल्व हो जाएगी। बना हुआ HCl फिर से इसी प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ऐसी ही प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल में लाया जा सकता है, क्योंकि यार MgOH ट्वाइस तो बार बार बन रहा है, यहां से जो HCl बना है उसको बार बार जो MgOH ट्वाइस बन रहा है उसे ट्रीट करने में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, ताकि फिर से हमें क्या मिल पाए, MgCl2। तो इंडस्ट्री में वेस्टेज को कम से कम किया जाएगा, तो वेस्टेज को कम से कम करना है तो Cl2 को भी हमें वेस्ट नहीं होने देना है, इसको पानी से ट्रीट कर देना है, ताकि एसिड बना लेंगे और एसिड यूज में आ जाएगा। तो बताइए वेस्टेज कम हुई कि नहीं हुई, हाँ वेस्टेज कम इस प्रकार से हुई। इस ओवरऑल प्रोसेस को अपने दिमाग में रखेंगे, CDAO प्रोसेस के नाम से ये प्रोसेस हमारे दिमाग में हमेशा रहेगी, अच्छी बात है। अगर आपने ये सब कुछ देख लिया है तो आगे चलते हैं, आगे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम की बात कर रहे होंगे। बेरिलियम का विचित्र बिहेवियर किस वजह से है, बेरिलियम का अद्भुत बिहेवियर किस वजह से है, इसकी हम बात कर रहे होंगे। एनोमलस बिहेवियर मतलब इसका जो बिहेवियर है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दूसरे जो मेंबर्स हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, इनसे यार क्या होगा, अलग होगा, विचित्र बिहेवियर होगा। इट इज मेनली बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम 2+। हाँ, बेरिलियम 2+ का साइज छोटा है, हाई पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजिंग पावर चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, चार्ज बाय साइज चार्ज डेंसिटी है, और साइज छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी बेरिलियम 2+ के केस में ज्यादा मिलती है, हाई पोलराइजिंग पावर मिलती है, जिस वजह से इसका विचित्र बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बेरिलियम की ज्यादा मिलती है, ये भी रीजन है। और एक और रीजन ये भी है यार, डी ऑर्बिटल नहीं है यहां पर। या इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप तो 1s2 2s2 यहीं तक है, लेकिन n इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग 2p भी खाली है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा यहां तक भी बात कर पाएंगे, लेकिन 2d नाम की सबसेल तो एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो वैलेंस शेल है इसके कोरस्पॉन्डिंग डी सबसेल नहीं है। हाँ, डी सबसेल क्या है, अब्सेंट है। डी ऑर्बिटल अब्सेंट होने की वजह से यहां देखिए इसका डिफरेंट बिहेवियर मिला होगा, और बाकी मेंबर्स में जो वैलेंस सेल है उसके लिए n इज इक्वल टू 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। हाँ, वहां डी इन्वॉल्व है, n इज इक्वल टू 3, और इसके बाद डी सबसेल इन्वॉल्व हो रही होगी, डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि वहां डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी होगी, यहां डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, हार्डनेस की बात की जाए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अलग हैं, हार्डनेस की बात की जाए तो बेरिलियम इज हार्डर देन अदर मेंबर्स। हार्डनेस जो है डाउन द ग्रुप मूव करने पर डिक्रीज कर रही होगी, आप जानते हैं। रिएक्शन विद H2 बेरिलियम, पिछली क्लास में आपने देखा कि डायरेक्टली H2 के साथ रिएक्ट नहीं होगा, बाकी मेंबर्स, अदर मेंबर्स कैन डायरेक्टली रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप MH2। अदर मेंबर्स के केस में ऐसा होगा, अदर मेंबर्स रिएक्ट होंगे, ऐसा हाइड्राइड बना रहे होंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इस प्रकार से मिलता है, डाउन द ग्रुप मूव करने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर ट्रेंड के साथ डिक्रीज करता हुआ नहीं मिलता, लेकिन बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम मिलता है। तो ये भी इसका डिफरेंट बिहेवियर हुआ। हाँ, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा मिलता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा मिलता है बाकी मेंबर से। रिएक्शन विद वाटर, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली, व्हाइल मैग्नीशियम अदर मेंबर्स कैन रिएक्ट विद
पानी डायरेक्टली, हाँ पानी के साथ अदर मेंबर्स जो हैं डायरेक्टली रिएक्ट हो जाएंगे, बट बेरिलियम रिएक्ट नहीं होगा, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से ऐसा होगा। ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज एम्फोटेरिक, एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट होगा। फाइल ऑक्साइड ऑफ अदर मेंबर्स आर बेसिक, दूसरे मेंबर्स के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। ये एम्फोटेरिक है, ये HCl के साथ भी रिएक्ट होगा, NaOH के साथ भी रिएक्ट होगा। HCl के साथ रिएक्ट होगा तो BCl2 बनाएगा, H2 बन रहा होगा। NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो Na2 BeO2 प्लस H2 बनेगा, ये रिएक्शन होगी, मतलब एम्फोटेरिक है। MgO की बात करें, ये केवल HCl के साथ रिएक्ट हो सकता है, लेकिन बेसिक है तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं होगा। ऐसे ही और जो ऑक्साइड है बेस के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, बेसिक हैं तो एसिड के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड्स की बात की जाए, बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, हाँ हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से B2+ की हाई पोलराइजिंग पावर होती है, इस वजह से इसके जो कंपाउंड होंगे ये कोवेलेंट होंगे। अदर मेंबर्स के जो कंपाउंड होंगे ये यार आयनिक होंगे। हाँ मैग्नीशियम के भी कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट मिलते हैं, उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स बेरिलियम कोवेलेंट बना रहा होगा, किस वजह से, हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से। ठीक है, ये तमाम बातें आप यार आगे चलकर भी जान रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं है। डिफरेंट चैप्टर्स में आप देख रहे होंगे जो कंपाउंड्स होंगे बेरिलियम के, ये आपको कोवेलेंट मिल रहे होंगे। अब देखिए 7th कार्बाइड की हम बात करेंगे। बेरिलियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव मीथेन, वेयर एज कार्बाइड्स ऑफ अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स एसिटाइलिन गैस। बिल्कुल सही सुना। बेरिलियम का इस प्रकार का जो कार्बाइड है B2C, हाँ इसी प्रकार का कार्बाइड बनता है B2C। यहां देखिए बेरिलियम 2+ कार्बन 4-, ये वाला आयंस मिलते हैं और यहां से बन जाएगा Be4C2। ठीक है, 2 कॉमन लेने के बाद यही तो फॉर्मूला मिलता है, हाँ यही फॉर्मूला मिलता है। अब पानी के साथ रिएक्ट आप करवा रहे होंगे तो पानी के H+ आयंस इसके साथ कंबाइन होते जाएंगे तो कौन सी गैसिबल हो जाएगी, CH4 गैसिबल हो जाएगी। और OH- B2+ के साथ क्या बना देंगे, इस प्रकार से देखिए BeOH ट्वाइस बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी मेंबर्स देखिए इस प्रकार के कार्बाइड बनाते हैं। मैग्नीशियम तो ये वाला कार्बाइड भी बनाता है Mg2C3, इसके बारे में भी याद रखेंगे। मैग्नीशियम यार ये कार्बाइड बनाता है Mgc2 टाइप का और Mg2C3 टाइप का। ठीक है, तो यहां हमारे पास होगा Mgc2 टाइप का। कैल्शियम CaC2 टाइप का कार्बाइड ही बनाता है। तो यहां देखिए हमारे पास M2+ होगा, M2+ होगा और C ट्रिपल बॉन्ड C -1 ये होगा। तो पानी के H+ आयन इनके साथ कंबाइन हो जाएं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन गैस बन रही होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन गैस बन रही होगी और OH- इसके साथ कंबाइन हो जाए तो MOH ट्वाइस बन रहा होगा। H+ इसके साथ कंबाइन हो जाए, OH- इसके साथ कंबाइन हो रहे हों। कहानी क्लियर है? तो इस प्रकार से हाइड्रोक्साइड बन रहे होंगे और एसिटाइलिन गैस इवोल्व हो रही होगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, अगर मैग्नीशियम का ये वाला कार्बाइड हो Mg2C3 हो तो यहां देखिए Mg2+ है और C-3 C ट्रिपल बॉन्ड C -1, C3 4- है और C3 4- को आप ऐसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। H+ यहां जाएंगे, H+ यहां जाएंगे, H+ यहां और यहां जाएंगे और OH- पानी से यार यहां जाएंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे कार्बाइड के केस में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के दौरान क्या मिलेगा? यहां से MgOH ट्वाइस मिल रहा होगा, हाँ MgOH ट्वाइस मिल रहा होगा और यहां से यार जो गैस मिलेगी दैट इज प्रोपाइन गैस। कौन सी गैस मिल रही होगी? प्रोपाइन गैस मिल रही होगी। ये प्रोडक्ट मिल रहे होंगे। हाइड्राइड की बात की जाए तो बेरिलियम का हाइड्राइड जो है ये पॉलीमरिक होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मैग्नीशियम को छोड़कर, एक्सेप्ट मैग्नीशियम, अदर मेंबर्स फॉर्म आयनिक हाइड्राइड। हाँ बाकी के जो हाइड्राइड होंगे, जैसे कैल्शियम की बात की जाए, स्टोंटियम की बात की जाए, बेरियम की बात की जाए, ये आयनिक होंगे। और बेरिलियम का जो हाइड्राइड है ये अजूबा होगा। अजूबा कैसा होगा? देखिए ऐसा होगा, ब्रिज बॉन्डिंग मिल रही होगी और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। आप देख लो ये कोवेलेंट है, हाँ ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? बेरिलियम का हाइड्राइड अलग प्रकार का मिल रहा होगा,
और बेरिलियम का जो हाइड्राइड होगा इसका स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम के हाइड्राइड से रिजेंबल कर रहा होगा। किस मायने में रिजेंबल कर रहा होगा ये हम डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर जान रहे होंगे। क्या है डायगोनल रिलेशनशिप, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे, तो इसकी आप टेंशन मत लो। लिथियम और मैग्नीशियम का भी डायगोनल बिहेवियर होता है, डायगोनल रिलेशनशिप मिलती है। ऐसे ही ग्रुप 2 के केस में बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिबिट करता है। यहां देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की जाए, कितने नेबर्स बेरिलियम को टच कर रहे होंगे और कितने नेबर्स अदर मेंबर्स को टच कर पाएंगे। देखिए बेरिलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये 4 होगा, 4 से ज्यादा नहीं। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4, ठीक ना, 4 से ज्यादा नहीं होगा। अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, हाँ 4 से ज्यादा हो सकता है। बड़े एटम्स हैं, आयंस हैं, तो ऐसे केस में कोऑर्डिनेशन नंबर यार 4 से ज्यादा मिल सकता है। डी ऑर्बिटल्स की अवेलेबिलिटी भी है, बिल्कुल सही सुना आपने, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा भी मिल पाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये आपने देख लिया, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो यार आज की कहानी को हम यहीं पर ही अंकुश लगा देंगे, इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर रहे होंगे। एक और खूबसूरत वीडियो के साथ यार अगले सेशन में मैं हाजिर हो जाऊंगा। दैट सेशन विल बी द लास्ट सेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आपकी डिमांड होगी तो खूबसूरत क्वेश्चंस के साथ यार आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अलविदा कहता हूं, ऐसे ही शानदार और बेहतरीन अंदाज में आप सभी से यार मिलता रहूंगा और खूबसूरत कंटेंट आप लोगों को देता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।